अच्छा, ये सर जना वो हमाद ने भेजा है अभी। कैम्ब्रिज 15 बुक है और रीडिंग टेस्ट 1 है। क्वेश्चन 38 to 40 है, मतलब पार्ट 3 है। और सर कहते हैं कि इसमें थोड़ा सा जना वो डिफिकल्टी हो रही है, तो इसको अगर हम मिल के सॉल्व करें तो सबको आइडिया हो जाए कि पार्ट 3 को किस तरह सॉल्व किया जाता है और क्या स्ट्रेटेजी जो है ना वो समरी में होती है। अच्छा, सबसे पहले हम लोगों ने इसको देखा है कंप्लीट द समरी बिलो। तो ये एक समरी के रिलेटेड है। और समरी और सेंटेंस कंप्लीशन में मैंने आपको बताया था कि सेंटेंस जो है ना वो एक पैराग्राफ से और फिर नेक्स्ट पैराग्राफ से इस तरह डिवीजन होती है, जबकि समरी जो है ना वो मोस्टली एक ही पैराग्राफ से जो है ना वो पिक की जाती है। अब इसमें लिखा हुआ है चूज नो मोर देन 2 वर्ड्स। इसका मतलब यह है कि ज्यादा से ज्यादा आप 2 वर्ड सेलेक्ट कर सकते हैं और मिनिमम आप 1 वर्ड सेलेक्ट कर सकते हैं। मतलब 2 से ज्यादा नहीं हो सकते, और 1 या 2 वर्ड जो है ना वो आप लिख सकते हैं। ठीक है। अब देखा द राइटर्स ऑन बायस। राइटर्स जो है ना वो राइटर्स ऑन बायस। ठीक है। द राइटर हैज एक्सपीरियंस ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ। राइटर का जो है ना वो एक्सपीरियंस है लार्ज नंबर ऑफ। ठीक है। इसको हम लोगों ने हाईलाइट किया है और इसको हम जो है ना वो मतलब अगर हम ये जो सेंटेंस है इसको शुरू में हम लोगों ने पढ़ के, तो इसको हम लोगों ने खुद एक कोई मतलब इमेजिन करते हैं कि क्या वर्ड आ सकता है। ठीक है। वो बेशक सही हो या गलत हो उसको हम छोड़ देते हैं, लेकिन हम सिर्फ इमेजिन कर सकते हैं कि द राइटर हैज एक्सपीरियंस ऑफ लार्ज नंबर ऑफ। लार्ज नंबर ऑफ क्या चीज हो सकती है, मतलब जो है वो 22 जो है वो क्या होता है कि एक वन साइडेड जो है ना वो ओपिनियन रखना। ठीक है। तो लार्ज नंबर ऑफ क्या एक्सपेक्टेशन हो सकती है, मतलब एक मेल से जो है वो लार्ज नंबर ऑफ एक्सपेक्टेशन है कि ये बहुत अच्छा काम करेगा। ठीक है। या फीमेल से जो है वो एक्सपेक्टेशन है, या कुछ और हो सकता है। मतलब ये हम इमेजिन कर रहे हैं कि ये चीज यहाँ पे हो सकती है। अब हम इसको पढ़ लेते हैं। ठीक है। क्योंकि यहाँ तक जो है ना वो कॉमा है, तो मतलब फर्स्ट सेंटेंस जो है रिफ्रेज होके या सिनोनिम यूज करके यहाँ तक जो है ना वो इसका कुछ आंसर होएगा। I had best declare on my own bias. As a writer, I am interested in the exploration of ideas. ठीक है, मैं मतलब इंटरेस्टेड हूँ आइडियाज को एक्सप्लोर करें। I have done a great many expeditions and each one was unique. ठीक है। I have done a great many। अब देखें ग्रेट मैनी। ठीक है। और एक्सपीरियंस अ लार्ज नंबर। लार्ज नंबर जो है वो मतलब है, लार्ज क्या होता है ज्यादा, और ग्रेट मैनी ठीक है बहुत ज्यादा। एक्सपेक्टेशन एंड ठीक है, एंड ईच वन वाज यूनिक। आई हैव लिव्ड फॉर मंथ्स along with isolated groups of people all around the world, even to uncontacted tribes। ठीक है, ये तो आगे वो एक्सप्लेन कर रहा है। तो इसका आंसर, but none of these things is of the slightest interest to anyone unless। तो क्या हो सकता है इसका जो है वो मतलब आप लोग क्या कहते हैं? द राइटर वॉज एक्सपीरियंस लार्ज नंबर ऑफ। एक्सपेडिशंस नहीं हो सकता हमारा आंसर। जी बिल्कुल, मुझे भी यही लग रहा है कि मतलब आई हैव डन अ ग्रेट मैनी। द राइटर हैज एक्सपीरियंस ऑफ। एक्सपीरियंस का मतलब क्या है कि वो मतलब कर चुका है। ठीक है। और आई हैव डन मतलब मैं कर चुका हूँ ग्रेट मैनी बहुत सारे एक्सपेडिशंस। लार्ज नंबर ऑफ एक्सपेडिशंस हो सकता है इसमें। ठीक है। एंड वाज द फर्स्ट स्ट्रेंजर दैट सर्टेन प्रीवियसली डैश पीपल हैड इनकाउंटर्ड। ठीक है। इसको अगर हम जो है वो रिफ्रेश करने की कोशिश करें या इसको हम लोग जो है ना वो फिल करने की कोशिश करें तो क्या हो सकता है? एंड वाज द फर्स्ट स्ट्रेंजर दैट सर्टेन प्रीवियसली पीपल हैड इनकाउंटर्ड। इसको आप कुछ मतलब ऐड कर सकते हैं कि इसमें क्या फिनिश हम फिल करेंगे तो आ सकती है, मतलब इमेजिन करें। फिर हम तो पैराग्राफ से तो ऑब्वियसली चेक करेंगे। सर इसके अंदर जो हमारे पास एक वर्ड आ रहा है, इवन टू अनकॉन्टेक्टेड ट्राइब्स, तो अगर हम यहाँ पे अनकॉन्टेक्टेड नहीं लिख सकते, अनकॉन्टेक्ट दैट सर्टेन प्रीवियसली अनकॉन्टेक्टेड पीपल हैड एनकाउंटर्ड।
ये सर आप कह रहे हैं? जी सर। हाँ, अब काइंडली अगर रिपीट कर दें, समझ में आए तो। सर मैं इसमें कह रहा हूँ कि हम इसका अनकॉन्टेक्टेड हमारा इसका आंसर नहीं हो सकता सेकंड वाले का। And was the first stranger that certain previously uncontacted tribes people have encountered. नहीं, अगर हम इसका आंसर ये नहीं हो सकता कि अनकॉन्टेक्टेड पीपल हैड एनकाउंटर्ड एंड वाज द फर्स्ट स्ट्रेंजर दैट सर्टेन ट्राइब प्रीवियसली हो सकता है, अनकॉन्टेक्टेड पीपल ये हैड। पूरा होगा क्योंकि अनकंटेंटेड ट्राइब हो सकता है क्योंकि टू वर्ड्स है ना। नहीं सर, ट्राइब्स तो जो है वो तो हम पीपल, मतलब यहाँ पे जिक्र है ना, तो अनकंटेक्टेड हो सकता है। ठीक है। आई लिव फॉर मंथ्स along with isolated groups. ठीक है, of people all around the world, even to uncontacted tribes. But none of these things is of the slightest interest to anyone unless सर इसका आइसोलेटेड भी through my नहीं books हो आइसोलेटेड I have सकता। found a पीपल new एड इनकाउंट। land, explored a new idea. Why? And was the first stranger that certain previously. मुझे तो ये लग रहा है जिस तरह वो कह रहा है ना, आई हैव लिव्ड फॉर मंथ्स alone with isolated groups of people. ठीक है, all around the world, and was the first stranger that certain previously people had encountered. इसमें अनकंटेक्टेड आएगा। सर ट्राइब्स भी तो हो सकता है। सर ट्राइब जो है वो मैं मतलब इस वजह से नहीं कह रहा कि ट्राइब्स जो है वो शायद उसको सिनोनिम पीपल से वो कर रहा है, उसको चेंज करके यूज कर रहा है। सर बट पीपल्स तो लोग हो गए ना, ट्राइब्स कबीला होता है मेरे ख्याल से। कबीले के लोग। हाँ जी, ये भी हो सकता है। लेकिन सर वो जो ट्राइब्स है उसको, आपकी ये पॉइंट सही है कि वो उसको लाइक ट्राइब्स को सिनोनिम ना बेसिकली कंसीडर कर रहा हो यहाँ पे पीपल का, वो एज सिनोनिम ही यूज कर रहा हो। लेकिन सर का भी पॉइंट सही है ना कि मतलब हम टू वर्ड्स ऐड कर सकते हैं, तो हम ट्राइब्स लिख भी तो सकते हैं, अनकंटेक्टेड ट्राइब्स पीपल ये भी लिख सकते हैं कि मतलब जो कबीले के जो लोग थे, तो मतलब ये भी हम पूरा कर सकते हैं। He believes there is no need for further exploration of Earths. मतलब वो बिलीव करता है कि कोई जो है ना वो फर्दर एक्सप्लोरेशन ऑफ अर्थ, अर्थ की क्या चीज जो है ना वो उसकी फर्दर एक्सप्लोरेशन की जरूरत नहीं है। एक्सपेक्ट टू आंसर स्पेसिफिक क्वेश्चन सच एज हाउ बुफेलो ईट, एक जो है ना क्वेश्चन के अलावा। अच्छा, the time has long passed for the great contention was another walk to the pole, another crossing of the empty quarter. We know how to land surface of our planet lies. Exploration of it is now down to the details, the habits of microbes, say to grazing behavior of buffalo. buffaloes, ये जो सेंटेंस है इसको हम लोगों ने जो है ना वो पढ़ना है। इसका सरफेस हो सकता है सर। मतलब सरफेस हो सकता है। जी जी जी, क्योंकि वो कह रहा है हाउ द लैंड सरफेस ऑफ अवर प्लैनेट। अवर प्लैनेट की जगह अर्थ कह सकते हैं हम। अवर प्लैनेट और अर्थ, तो अर्थ, अर्थ की सरफेस। मैं ये इसको इस तरह कर रहा हूँ कि वी नो हाउ टू लैंड सरफेस ऑफ
आवर प्लेनेट लाइज मतलब हमारी जो है ना वो अर्थ की जो मतलब सरफेस है वो किस तरह जो है ना लाइज मतलब हम उससे एक्सपेक्ट कुछ कर रहे हैं और वो किस तरह जो है ना वो बिहेव कर रही है। और So he इसके आगे believes लिखा there हुआ is no need for further exploration of Earth मतलब अर्थ की further exploration हमें नहीं चाहिए। है yes. और इसके आगे लिखा हुआ भी एक्सप्लोरेशन ऑफ इट मतलब एक्सप्लोरेशन ऑफ It's अर्थ। now down to details मतलब इतनी जो है हम उसकी एक्सप्लोर कर चुके हैं कि अब उसको ज्यादा एक्सप्लोर नहीं कर सकते। तो ये सरफेस ही होगा शायद। और द लैंड सरफेस हम कह सकते हैं या सिर्फ सरफेस के हैं? नहीं सर, लैंड तो अर्थ है ना। सर सरफेस आई गेस इसके लिए काफी होगा। Both are rights, by the way. Just telling you. It is telling uncontacted and isolated. अच्छा, ये हमारा जो है ना वो पहला तो एक्सपेडिशंस तो हो गया था, ठीक है, यहाँ से। और दूसरा अनकंटेक्टेड ट्राइब्स हमने लिखा है ना, तो वो सिर्फ कह रहा था कि अनकंटेक्टेड आप लिखें यार आइसोलेटेड, या सेम चीज। आइसोलेटेड तो इसमें है नहीं ना, आइसोलेटेड भी है, ठीक है, विद आइसोलेटेड ग्रुप्स। आइसोलेटेड है सर। जी जी सही हम्म हो गई। मतलब ये दोनों कैसे हैं सर? अनकंटेंटेड और आइसोलेटेड दो मतलब डिफरेंट जगहों पे मेंशन है। दोनों का तो कैसे हम कोई मीनिंग भी सेम है ना बेसिकली। मीनिंग्स अनकॉन्टेक्टेड और आइसोलेटेड दोनों लाइक बेस्ड ऑन आवर कॉन्टेक्स्ट दोनों एक लाइक सेम चीज की तरफ इशारा कर रहे हैं। क्योंकि अनकॉन्टेक्टेड से मतलब वो है कि जिनसे कभी किसी ने कांटेक्ट नहीं किया, और आइसोलेटेड से हम ये कह सकते हैं कि जो बिल्कुल लाइक बाकियों से तो बिल्कुल साइड पे एग्जिस्ट आइसोलेटेड करते हैं। होंगे। ठीक तो है इस वजह से दोनों वर्ड्स हमारे कॉन्टेक्स्ट में जो है ना वो फॉल करते हैं। सर हाँ ग्रुप्स जी। भी इसके अंदर पीपल्स को वो कर रहा है और ट्राइब्स भी पीपल्स को कर रहा है, तो इसलिए शायद ये दोनों को हो सकता है। जी बिल्कुल, मतलब मैं भी ये कह रहा हूँ कि आइसोलेटेड ग्रुप्स और अनकंटेक्टेड ट्राइब्स, वो तो ग्रुप्स इस और ट्राइब्स को ये पीपल्स से ही वो कर रहा है। पीपल से जना वो उसको कर रहा है सर, मेरा मतलब। मतलब है सिनोनिम्स। सर मेरा कंसर्न ये है कि मतलब एक ही फिल इन द ब्लैंक्स का दो आंसर आप एट द सेम टाइम हो सकते हैं, तो दैट इज मतलब ये तो यूनिक बात है ना। तो व्हाई नॉट, मतलब इसका आंसर वन है, मतलब सिनोनिम तो हो सकते हैं बट लेकिन सेम पैराग्राफ में दो जगह पे मेंशन है और दोनों ही राइट ऑप्शन हो सकते हैं। तो जी मतलब ऐसा, ये कुछ मतलब अगर जो है वो मतलब अजीब, सिनोनिम्स हो या ज्यादा मीनिंग सेम कंफ्यूजन हो तो। क्रिएट करेगा। सर हाँ बट इसके जी। अंदर ये भी तो हो सकता है कि जैसे इसने लिखा हुआ आइसोलेटेड ग्रुप्स एंड अनकॉन्टेक्टेड ट्राइब्स, तो आइसोलेटेड जो लोग होते हैं उनसे भी कोई कांटेक्ट नहीं कर पाता और इसका भी कोई अनकॉन्टेक्टेड। बेसिकली वो सिनोनिम्स है ना, अनकंटेक्टेड जी जी। आइसोलेटेड, तो वो इस वजह से जो है सिनोनिम्स ना हैं वो। यहाँ पे। मतलब जी मैं कह रहा हूँ कि वो मतलब सर दोनों में से कोई भी आंसर हो सकता है ना, या तो अनकॉन्टेक्टेड भी लिख सकते हैं या आइसोलेटेड। हाँ जी बिल्कुल। और मतलब इससे अगर मिलता सेम जुलता मीनिंग हो तो दैट्स कम्प्लीटली ओके ना। अब क्या करें, दो मिनट इससे मिलता जुलता हम सिनोनिम्स भी यूज कर सकते हैं, या हमें मतलब वही यूज करने होते हैं जो नहीं, पैसेज में इसमें किया ना होता असल में जो इसमें ये पैसेज है में कि होता है वही जो यूज कर सकते हैं, आप खुद जो है ना वो कोई सिनोनिम है, यूज नहीं कर सकते। खुद हम नहीं यूज कर सकते ना, इसलिए मतलब मेरा क्वेश्चन यही है कि मतलब दो सेम वर्ड के मतलब सेम पैराग्राफ में अ, दोनों ही आ रहे हैं, तो इस केस में तो व्हाट वुड बी द राइट ऑप्शन? मतलब हमने अनकरेक्टेड यूज किया, तुम आइसोलेटेड नहीं करते, तुम्हारा आंसर गलत हो जाएगा। नहीं गलत तो नहीं होगा ना, उन दोनों में से आप कोई एक यूज कर सकते हैं क्योंकि दोनों का सेम है, अब जिस तरह अनकंटेक्टेड है। सर अभी हम देखिए सर, हम जो डिस्कस कर रहे थे ना, हमने आइसोलेटेड को मतलब टच नहीं किया, राइट? हम तो अनकंटेंट पे तय ही थे। तो अभी तो एक ग्रुप डिस्कशन है यहाँ पे, हम मतलब सारे पार्टिसिपेट कर रहे हैं, हम एक दूसरे को ओपिनियन शेयर कर रहे हैं। तो मतलब इंडिविजुअली ये बहुत मुश्किल नहीं होगा, लेकिन आपके ख्याल में आप लोगों की कि मतलब इसको किस तरह हैंडल करेंगे? अगर आप पढ़ रहे हो, तीन चार वर्ड्स आ रहे हैं और सिमिलर मीनिंग रखते हैं, तो उस सूरत में मतलब एक डिसीजन लेना कि विच वन इज द राइट
ऑप्शन सर देखिए ज़्यादा ना, कंफ्यूजिंग नहीं हुआ देखिए अगर सर, जो है किस ना तरह वो हैंडल कर लें? मेरा कंसर्न अगर यही है। अगर सिनोनिम्स फॉर एग्जांपल हों भी सही, लेकिन सिनोनिम्स के साथ अगर जो है ना वो जो अब जिस तरह आइसोलेटेड जो है वो सिंपल लिखा हो तो इतनी समझ नहीं आएगी, लेकिन आइसोलेटेड ग्रुप्स उसने लिखा हुआ है, ठीक है? तो हमने ये देखना होगा कि वो पूरा जो एक बन रहा है वो किस तरह जो है ना वो उसको सेंटेंस को कंप्लीट कर रहा है। अब जिस तरह अनकंडक्टेड ट्राइब्स है, ये भी पूरा बन रहा है और यहाँ पे पीपल भी जो है ना वो ज़िक्र है। तो मतलब हमें उस कॉन्टेक्स्ट में देखना पड़ेगा, अगर हमारे पास इस तरह की सिचुएशन आ भी जाती है और 2 वर्ड सिनोनिम्स भी होते हैं, तो उनमें से जो सिनोनिम्स के साथ वाला जो वर्ड है, वो क्या हमारे जो है वो मतलब सेंटेंस के साथ मैच कर रहा है या नहीं कर रहा है। अब इस केस में तो दोनों मैच कर रहे हैं, ग्रुप्स भी और ट्राइब्स भी, ठीक है? और ग्रुप्स ज़्यादा मैच कर रहा है एज़ कम्पेयर टू ट्राइब्स, ठीक है? क्योंकि ट्राइब्स जो है ना वो मतलब ट्राइब्स हैं, मल्टीपल जो है ना वो हो सकते हैं, ठीक है? और ग्रुप्स जो है वो भी मल्टीपल हो सकते हैं, लेकिन एक ही जगह पे जो है ना वो ग्रुप्स होंगे और पीपल जो है वो अनकंडक्टेड है। तो मेरे ख्याल में इस तरह का अगर कोई सिनेरियो हो भी सही, तो हमें ये देखना चाहिए कि उसके साथ वाला जो वर्ड है, क्या वो कुछ हमें मतलब कोई क्लू दे रहा है कि हमें क्या यूज़ करना है। चलिए अब हम आज के सेशन की तरफ चलते हैं। Yes. अच्छा, आज हम लोग जो है ना वो हमारी 2 क्वेश्चन टाइप्स रह गई हैं। एक यस नॉट नोट गिवन है और सेकंड जो है वो हमारे पास एमसीक्यूज, ठीक है? तो एमसीक्यूज जो होते हैं ना वो हमारे पास 2 किस्म के होते हैं। एक उसमें होता है सिंगल चॉइस, जिस तरह हमारे पास लिसनिंग में होता था। लिसनिंग में हमारे पास 3 ऑप्शंस होते थे और उसमें से हमने एक 1 जो करेक्ट होता था वो सिलेक्ट करना होता था, ठीक है? और यहाँ पे जो है वो हमारे पास 4 ऑप्शंस होती हैं और 4 में से हमने जो करेक्ट वन होता है वो उसको सिलेक्ट करना होता है, ठीक है? और जो हमारे पास सेकंड होता है उसमें ये होता है कि हमारे पास 5 ऑप्शंस होती हैं और उसमें से हमने जो 2 होती हैं उनको सिलेक्ट करना होता है जो करेक्ट होते हैं। अब इसको जो सॉल्व करने का ट्रिक होती है वो ये होता है कि सबसे पहले आप स्टेटमेंट को सही करके पढ़ें, ठीक है? और जो ऑप्शंस हैं उनको जो है ना वो जो डिफरेंस है उसके दरमियान या उनके जो कीवर्ड्स हैं उनको आप हाईलाइट करें, ठीक है? और उसके बाद टेक्स्ट को स्किम करें। टेक्स्ट को मतलब जिस तरह हम लोगों ने कल पैराग्राफ मैचिंग की थी उसमें हम थॉरली पढ़ रहे थे। इसके अलावा एक हम स्कैनिंग होती है, स्कैनिंग में ये होता है कि हम वर्ड को लोकेट करते हैं कि किस जगह पे जो है ना वो हमारा आंसर होगा और फिर हम करेंगे। पहले आप अगर आपको कीवर्ड कोई गिवन है तो आप पहले स्कैन करें कि वो किस जगह पे जो है ना वो है और फिर उसको जो है ना वो अ, थोड़ा-सा स्किम करें ताकि आपको आइडिया हो कि क्या इस तरह के ये जो मैंने कीवर्ड्स हाइलाइट किए हैं, इस तरह के ये गिवन है, ताकि आपको कन्फर्म हो जाए कि हाँ, ये चीज़ यहाँ पे गिवन है, ठीक है? और फिर आप उसको जो है ना वो डिटेल में एक दफ़ा पढ़ें, ठीक है? बिल्कुल केयरफुली आप उसको रीड करें उस सेक्शन को और उसके बाद जो है ना वो आप देखें, क्वेश्चन को दोबारा पढ़ें और आप फाइनल चॉइस लगा लें कि कौन-सा जो है वो सही है। अब हम ये जो मैंने आपको बताई है पूरी टिप्स एंड ट्रिक्स, इसी को हम फॉलो करने की कोशिश करते हैं। हम लोग पहले स्टेटमेंट पढ़ते हैं, व्हिच टू ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स डज़ द राइटर मेक अबाउट इन्हेबिटेंट्स ऑफ द मेडिटेरेनियन रीजन इन द एंशिएंट वर्ल्ड। तो यहाँ तक जो है ना वो नॉर्मल स्टेटमेंट है। ये हमारे पास कीवर्ड है इन्हेबिटेंट्स ऑफ मेडिटेरियन रीजन, ठीक है? इन द एंशिएंट वर्ल्ड, ये हमारे पास है, ठीक है? अब उसने ऑप्शन क्या दिए, दे ऑफन यूज स्टोलन वेसल्स टू कैरी आउट पायरेट अटैक्स। मतलब वो स्टोलन वेसल जो है वो यूज करते हैं टू कैरी आउट पायरेट अटैक्स। मतलब जो है वो पायरेट क्या होते हैं जो समंदर में जो मतलब डाकू होते हैं उनको हम कह देते हैं। तो वो मतलब अटैक करने के लिए वो स्टोलन वेसल जो है उसको यूज करते हैं। दे मैनेज टू एस्केप, मतलब वो बच जाते हैं। मैनेज तो मतलब भागने में वो मैनेज कर लेते हैं किसी तरह। कैप्चर बाय अथॉरिटीज बिकॉज दे नो द एरिया सो वेल, मतलब वो एरिया को बहुत बेहतर जानते हैं, इस वजह से क्या वो बच जाते हैं, ठीक है? दे पेड फॉर इंफॉर्मेशन अबाउट द रूट्स मर्चेंट शिप्स वुड टेक। मतलब दे पेड फॉर इंफॉर्मेशन, मतलब वो इंफॉर्मेशन के लिए जो है वो दे पेड फॉर इंफॉर्मेशन, मतलब वो अगर कोई इंफॉर्मेशन दें तो उनको जो है ना वो पे किया जाता है अबाउट द रूट्स मर्चेंट शिप्स विल टेक, ठीक है? वो रूट्स जो मर्चेंट शिप्स जो है ना वो
यूज करते हैं उसके बारे में। दे डिपेंड मोर ऑन द सी, दे डिपेंडेड मोर ऑन द सी, मतलब वो सी पे ज्यादा डिपेंडेंट है फॉर देयर लाइवलीहुड, मतलब अपनी जिंदगी के लिए, देन ऑन फार्मिंग, या फार्मिंग के बनस्बत जो है ना उसके कंपैरिजन। दे स्टोर्ड मैनी ऑफ द गुड्स, मतलब वो बहुत ज्यादा गुड्स जो है ना स्टोर करते हैं, टेकन इन पायरेट अटैक्स इन कोव्स अलोंग द कोस्ट लाइन, मतलब कोस्ट लाइन के साथ साथ जो है ना जो छोटे छोटे एरियाज होते हैं, हम टेकन इन पायरेट अटैक्स इन कोव्स कोस्ट लाइन, मतलब कोस्ट लाइन के अंदर जो है ना वो ज्यादा वो फूड को स्टोर करते हैं पायरेट अटैक्स जब करने से। तो ये हमारे अगर हम देखें ना तो हमें थोड़ा सा कुछ चीजें हमारे सेम सेम लग रही हैं, जिस तरह स्टोलन वेसल है, ठीक है, और ये हमारे यहाँ पे जो है ना वो रोड मर्चेंट, ये पेड है, मतलब वो इस तरह जो है ना ये स्टोलन वेसल और ये जो चीज़ है ये हमारे पास मैच कर रही है। इसमें स्लाइटली डिफरेंस अगर हम देखें तो वो ये है कि यहाँ पे वो वेसल को यूज़ कर रहे हैं और यहाँ पे वो जो है ना फूड को स्टोर या गुड्स को जो है ना वो स्टोर कर रहे हैं, ये थोड़ा डिफरेंट है। मतलब ये चीज़ें हम लोगों ने कीवर्ड जो है ना वो हाईलाइट कर लिए। अब हमारा क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन को हम जो है ना वो जो उसमें कीवर्ड्स हैं उनको हम पहले स्कैन करते हैं कि वो पैराग्राफ में किस जगह पे लाइक आ रहा है, ठीक है। मेडिटेरियन हमारे पास ये गिवन है, ठीक है। मेडिटेरियन रीजन की बात ड्यूरिंग द रीजन, ये भी मेडिटेरियन लिखा हुआ है, ठीक है। उसके बाद वाइल द मेडिटेरियन रीजन, ये मेडिटेरियन रीजन पूरा हो गया, ठीक है। ये इनहेबिटेंट्स के बारे में है, ठीक है। ये एंशियंट टाइम्स के बारे में है। तो मतलब ये यहाँ से अगर हम पढ़ना शुरू करें, जहाँ पे हमारे पास मेडिटेरियन मेडिटेरियन रिपीट हो रहा है, दिस इज पार्शली ड्यू टू ग्रेट इंपॉर्टेंस ऑफ मेडिटेरियन हेल्ड एट दिस टाइम एंड पार्शली ड्यू टू इट्स जियोग्राफी, ठीक है। ये हम लोगों ने पढ़ा है और हम लोगों ने क्या कहा है कि स्किमिंग करनी है। स्किमिंग सिर्फ इस वजह से करनी है ताकि हमें एक दफ़ा कंफर्म हो जाए कि वाकई हमारा जो है वो मतलब आंसर इधर ही होगा। जिस तरह मैं मतलब मेडिटेरियन रीजन मैंने स्किम किया है, स्कैन किया है, फिर एंशियंट टाइम्स, इनहेबिटेंट्स, तो मैंने अब यहाँ पे थोड़ा सा इसको पढ़ते हैं। द एंशियंट टाइम्स द इनहेबिटेंट्स ऑफ दिस एरिया रिलाइड हेवीली ऑन मैरीन रिसोर्सेज इंक्लूडिंग फिश एंड सॉल्ट। तो मतलब मुझे ये पढ़ने के बाद मुझे जो है ना वो आइडिया हो गया, क्योंकि मैंने ये पढ़ा हुआ था कि डिपेंडेंट ऑन मोर ऑन द सी, ठीक है, फिश एंड सॉल्ट, इसके ऊपर जो है ना वो मैरीन रिसोर्सेज के ऊपर जो है वो डिपेंडेंट है। तो मुझे अब लग रहा है कि हाँ ये यहीं पे मेरा आंसर हो सकता है। अब मैं इसको थोड़ा सा डिटेल में पढ़ता हूँ। वाइल्ड द मेडिटेरियन रीजन इज predominantly fertile, some parts are rugged and hilly, even mountains. In the ancient time, the inhabitants of these areas relied heavily on marine resources, including fish and salt. यहाँ तक एक ऑप्शन जो है वो हमें नजर आ रहा है, और वो कौन सा ऑप्शन होगा? आवाज आ रही है मेरी क्लियर या? जी सर, आवाज आ रही है। Yes, you are audible. ओके, मैंने कहा कोई आगे से रिस्पांस नहीं आया तो अच्छा, ठीक है, ये हमारे पास एक ऑप्शन होगा। अब हम आगे पढ़ते हैं। मोस्ट हैड देयर ऑन बोट्स, posed good seafaring skills and unsurpassed knowledge of the local coastline and sailing routes, ठीक है। यहाँ पे उसने बोट्स का भी जिक्र किया हुआ है, जो कि हम लोग कह सकते हैं कि वेसल का भी जिक्र है, और कोस्ट लाइन एंड सेलिंग रूट्स का भी जिक्र है, ठीक है। कोस्ट लाइन का भी जिक्र है और जो हमारे पास रूट्स हैं इसका भी जिक्र है, ठीक है। लेकिन क्या ये पूरी पूरी इंफॉर्मेशन यहाँ पे है? मतलब हम इसको थोड़ा सा और भी डिटेल में पढ़ते हैं आगे। Thus, it is not surprising that during hardships these men turned to piracy. Geography itself further benefited the pirates, with the numerous coves along the coast providing places for them to hide their boats and strike undetected. तो वो यहाँ पे कह रहा है कि जो कोव्स अलोंग द कोस्ट हैं प्रोवाइडिंग प्लेसेस, वो इनको जगह प्रोवाइड करता है फॉर देम टू हाइड, छुपने के लिए, देयर बोट्स
एंड स्ट्राइक अनडिटेक्टेड, और स्ट्राइक करें वो अनडिटेक्टेड। तो इसका मतलब ये है कि ये जो लिखा होता है ना, कॉज अलाउ द कॉस्ट लाइन फॉर स्टोरिंग मैनी ऑफ द गुड फूड्स, तो ये हमारे पास रॉन्ग हो चुका है, मतलब ये ऑप्शन नहीं हो सकता, क्योंकि वो जो है ना वो अपनी बोट्स को वहाँ पे चबाते थे और स्ट्राइक करते थे। Before the invention of ocean-going caravels in the 15th century, ships could not easily cross long distance over open water. Thus, in the ancient world, most were restricted to a few well-known navigable routes that followed the coastline. ठीक है? Caught in a trap, a slow merchant ship laden with goods had no other option but to surrender. अच्छा, ये यहाँ पे जो है ना वो इन्फॉर्मेशन थी, पेड फॉर इन्फॉर्मेशन, लेकिन पेड का तो कोई जिक्र नहीं है। ये भी हमारे पास जो है ना वो अनकरेक्ट हो सकता है, ये भी नहीं हो सकता करेक्ट। Option B, I guess. हाँ जी। इन एडिशन नॉलेज ऑफ द लोकल एरिया हेल्प द पायरेट्स टू अवॉइड रिटेलिएशन वंस अ स्टेट फ्लीट अराइव्ड। They managed to escape capture by authorities because they knew the area so well. Yes. ठीक है, तो मतलब अगर हमने इसको शुरू में ये वर्ड्स हाईलाइट ना किया होते ना, थोड़ा सा हमने इस पे टाइम स्पेंड किया होता तो हमें शायद मुश्किल होती है, और हम बार बार जो है ना वो इसको कभी इधर आते, कभी इधर आते, कभी इधर आते, कभी इधर आते कि यार पता नहीं कौन सा मैच करेगा। तो कोशिश इसी तरह करें कि आप जो है ना वो स्टेटमेंट को एक दफ़ा पढ़ें, और जो मतलब ऑप्शंस हैं उनको एक दफ़ा जो है ना वो डिटेल में, या सिर्फ कीवर्ड्स को हाईलाइट कर लें जो आपको लगता है कि यार ये थोड़ा-सा जो है ना वो मतलब इस ऑप्शन को डिफरेंट कर रहा है बाकियों से, और ये मुझे इन्फॉर्मेशन जो है ना वो कैप्चर करने में हेल्प करेगा। इस तरह जो है ना वो आप बहुत जल्दी जो है ना वो सॉल्व कर लेंगे। लेकिन अगर आप टू फ्लो जो है वो मूव करते रहेंगे तो आपका ज़्यादा टाइम जो है ना वो लगेगा। इसको हम सबमिट कर लेते हैं। चलो ये हमारा ठीक है। अभी हम एक और थोड़ी-सी प्रैक्टिस कर लेते हैं जो सिंगल चॉइस है, और उसके बाद फिर हम येस, नो, नोट गिवन को कवर करते हैं, और फिर मंडे को हम इंशाल्लाह जो है ना इसका पूरा एक टेस्ट करेंगे। अब ये देखें हमारे पास चूज़ द करेक्ट लेटर ए, बी, सी एंड डी, इसमें से कोई एक करेक्ट लेटर जो है ना वो चूज़ करें। अब अच्छा हम इसको सर, एक चीज का आप काइंडली बता सकते हैं कि इस केस में एमसीक्यूज के हमें पहले ऑप्शंस रीड कर लेनी चाहिए और क्वेश्चन रीड कर लेना चाहिए, या हमें पहले पैराग्राफ पे जाना चाहिए? सर ये दोनों ऑप्शंस मतलब रिकमेंड होते हैं। असल जा को वो जो आइल्स एडवांटेज है उनमें ये थोड़ा-सा डिफरेंस है। ये एक कहते हैं कि आप पहले जो है ना वो ऑप्शंस को रीड कर लें, ठीक है? और फिर आप पैराग्राफ को रीड करें, ताकि आपको पता हो कि, और फिर आप जो है ना वो उसको आइडेंटिफ़ाई कर सकें। और एक कहते हैं कि आप पहले पैराग्राफ जो है ना उसको आइडेंटिफ़ाई कर लें कि वो किस जगह पे लाई कर रहा है, ये आपकी जो है ना वहाँ पे हो सकता है, और आप पैराग्राफ को रीड कर लें, ठीक है? और फिर आप जो है ना वो ऑप्शंस को देखें। तो मैं कहता हूँ कि आप देख लें कि जो सा आपको मतलब जिस पे आपको लगता है कि आप इज़िली आंसर को तक पहुँच सक रहे हैं, आप उसको जो है ना वो कोशिश करें। क्योंकि हर किसी की जो है ना वो अपनी स्ट्रैटेजी होती है, मतलब हम आपको बता सकते हैं, सिखा सकते हैं, लेकिन लाज़मी नहीं है कि जो मैं बता रहा हूँगा वही ही आपके लिए जो है ना वो फिट होगी। हर बंदा जो है वो थोड़ा अपने हिसाब से भी कर सकता है। अच्छा, जस्ट वन क्वेश्चन, जो एमसीक्यूज होते हैं ये लीनियर ऑर्डर ऑर्डर फॉलो करते हैं? जी सर, ये टाइप ए क्वेश्चन होता है, मतलब ऑर्डर में होते हैं। ओके, ओके। जी। सिर्फ जो मैचिंग के जितने क्वेश्चंस हम लोगों ने पढ़े हैं ना, मैचिंग की जो टाइप्स पढ़ी हैं, मैचिंग जो है इंफॉर्मेशन हो, मैचिंग फीचर्स हो, मैचिंग जो है वो हेडिंग्स हो, मैचिंग सेंटेंस कंप्लीशन हो, ये जो 4 क्वेश्चन टाइप्स हैं ये बी में आती हैं। बाकी इसके अलावा जितनी हैं वो मोस्टली जो है ना वो टाइप ए कैटेगरी में आती हैं, और सब जो है ना वो मतलब ऑर्डर में होती हैं। अच्छा, व्हाट डज द रीडर लर्न अबाउट द कन्वर्सेशन इन द फर्स्ट पैराग्राफ? ठीक है। व्हाट डज द रीडर, रीडर मतलब कौन होगा? जो हम पढ़ने वाला होगा, जिस तरह मैं अभी हूँ। रीडर लर्न अबाउट द कन्वर्सेशन इन द फर्स्ट पैराग्राफ, मतलब जो कन्वर्सेशन हो रही है उससे रीडर क्या जो है ना वो मतलब सीखेगा। द स्पीकर्स आर कम्युनिकेटिंग इन डिफरेंट लैंग्वेजेस, स्पीकर्स जो है वो कम्युनिकेट कर रहे हैं डिफरेंट लैंग्वेजेस में, ये पता चलेगा। नाइदर ऑफ द स्पीकर इज फैमिलियर विद एनवायरनमेंट,
कोई भी मतलब स्पीकर जो है वो एनवायरनमेंट से फेमिलियर नहीं है, ठीक है। द टॉपिक ऑफ द कन्वर्सेशन इज डिफिकल्ट फॉर बोथ स्पीकर्स। कन्वर्सेशन जो है वो इज डिफिकल्ट है, मतलब टॉपिक जो है वो हम कह सकते हैं टॉपिक ऑफ द कन्वर्सेशन जो है वो क्या डिफिकल्ट है दोनों स्पीकर्स के लिए। ये एस्पेक्ट्स ऑफ द कन्वर्सेशन आर चैलेंजिंग फॉर बोथ स्पीकर्स। या कन्वर्सेशन के जो एस्पेक्ट्स हैं, मतलब जिन मीन्स से वो कन्वर्सेशन कर रहे हैं, वो जो है वो चैलेंजिंग है बोथ स्पीकर्स के लिए, ठीक है। तो ये हमारे पास जो है ना वो 4 ऑप्शंस हैं, और इसमें हमारे डिफरेंस अगर देखें तो या लैंग्वेज बैरियर है, मतलब वो डिफरेंट लैंग्वेज में वो कम्युनिकेट कर रहे हैं, या जो है वो एनवायरनमेंट की वजह से हो रहा है, ठीक है। मतलब कोई एनवायरनमेंट से फेमिलियर नहीं है, या टॉपिक ऑफ कन्वर्सेशन डिफिकल्ट है, या एस्पेक्ट ऑफ कन्वर्सेशन जो है वो मतलब जिस मीन से वो कर रहे हैं, इसको हम थोड़ा सा फाइंड करने की कोशिश करते हैं। ये अब उसने हमें बता दिया कि फर्स्ट पैराग्राफ, ठीक है। तो अब आपको फाइंड करने की ज़रूरत नहीं है कि यार मैं कहाँ पे जाऊँ, कहाँ पे मुझे मिलेगा, बस सिर्फ फर्स्ट पैराग्राफ को रीड करें और उसको जो है ना वो पढ़ें। अब हम लोगों ने क्या कहा था कि हम इसको थोड़ा सा स्किम कर लेते हैं कि हमें पता हो कि हमने कहाँ पे जाना है। नॉइज एलेक्स वेबल टेल्स मी, तो मतलब 2 बंदे हैं जो उसने बता दी है, ठीक है। इज वन ऑफ द मेजर चैलेंज दैट आर्टिफिशियल स्पीच ट्रांसलेशन हैज टू मीट। A device may be able to recognize, यहाँ से हम पढ़ लेते हैं। A device may be able to recognize speech in a laboratory। कोई डिवाइस है जो may be able to recognize speech in a laboratory or a meeting room, but will struggle to cope with the kind of background noise I can hear in my office surrounding Professor Weber as he speaks to me from Kyoto Station in Japan. I am struggling to follow him in English. आई एम स्ट्रगलिंग टू फॉलो हिम इन इंग्लिश, मतलब मैं इंग्लिश में उसको फॉलो करने में स्ट्रगल ऑन अ sketchy line that reminds me we are nearly 10,000 kilometers apart, and that distance is still an obstacle to communication even if you are speaking the same language। अच्छा, मतलब वो कह रहा है कि मैं इंग्लिश में जो है वो स्ट्रगल कर रहा हूँ, ठीक है, और 10,000 किलोमीटर दूर है, and that distance is still an obstacle to communication, ठीक है, even if you are speaking the same language as we are, जैसे हम कर रहे हैं। सर We ऑप्शन haven't बी नहीं reached, होगा? ऑप्शन नीदर बी ऑफ द होगा। स्पीकर। हाँ देखिए ना, इसमें वो कह रहे हैं वो इन्वायरमेंट जो है उसका वो बहुत ज्यादा दूर है, डिस्टेंस है। तो जो यूनिवर्सिटी के जो स्पीकर हैं वो उनको पता ही नहीं है जो बंदा जहाँ बैठा हुआ है उसका एनवायरनमेंट का। तो मुझे तो लगता है ऑप्शन बी होना चाहिए। सर इसको मतलब ये जो आप बता रहे हैं, जी जी। neither of the speaker is familiar with the environment, मतलब कोई भी जो स्पीकर है वो एनवायरनमेंट से फेमिलियर नहीं है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो है वो जिक्र ये हो रहा है कि आई एम स्ट्रगलिंग टू फॉलो हिम इन इंग्लिश, ठीक है। मतलब जिस तरह हम एक लैंग्वेज में बात कर रहे हैं, ठीक है, इंग्लिश में, और द ऑन sketchy line that reminds me we are nearly 10,000 kilometers apart, and that distance is still an obstacle to communication even if you are speaking the same language। एज इस वी आर। एनवायरनमेंट का तो जिक्र नहीं आ रहा, मतलब एनवायरनमेंट क्या होता है, जो आपकी सराउंडिंग होती है, लेकिन वो जो स्ट्रगल कर रहे हैं वो लैंग्वेज की वजह से कर रहे हैं, या जो है वो जिस, क्योंकि उन्होंने बताया ना कि वो एक डिवाइस है, उससे जो है वो कम्युनिकेट करने की कोशिश कर रहे हैं, या उससे जो है ना वो मतलब बात करने की कोशिश कर रहे हैं। ओके। तो अ, मतलब एनवायरनमेंट तो एक डिफरेंट चीज़ है शायद। सर इसमें हमारा आंसर डी स्ट्रगल नहीं टू होगा। कॉप विद काइंड ऑफ बैकग्राउंड नॉइज आई कैन हियर इन माय ऑफिस। ओके लेट मी ऑफ माय। वी हैवंट रीच द फ्यूचर येट। इफ वी हैड, मतलब अभी तक हम, if we had, Wibble would have been able to speak more comfortably in his native German, and I would have been able to hear his word in English।
ये तो जो फ्यूचर की बात है, मतलब यहाँ पे जो क्वेश्चन हो रहा है ये तो व्हाट डज द रीडर लर्न अबाउट, मतलब अभी के सिचुएशन के बारे में, या जिस तरह ये बता रहा है स्पीकर्स आर इज आर, मतलब करंट सिचुएशन है, ये फ्यूचर के बारे में बता रहा है कि वो डिफरेंट लैंग्वेज में कर सकते हैं। द स्पीकर्स आर कम्युनिकेटिंग इन डिफरेंट लैंग्वेजेस, अभी तो वो नहीं कर रहा है, लेकिन ये फ्यूचर की बात कर रहा है, तो ये ऑप्शन जो है वो हमारे पास तो इनकरेक्ट है। ठीक है, नाइदर ऑफ द स्पीकर्स इज फेमिलियर विद एनवायरनमेंट, ये भी हमारे पास इनकरेक्ट है। द टॉपिक ऑफ द कन्वर्सेशन इज डिफिकल्ट, टॉपिक तो भी ऐसा है ही नहीं जिसके बारे में वो जो है ना वो बात कर रहे हो। एक ही ऑप्शन रहता है, एस्पेक्ट्स ऑफ द कन्वर्सेशन आर चैलेंजिंग फॉर बोथ स्पीकर्स, ऑब्स्टेकल टू कम्युनिकेशन, मतलब एस्पेक्ट्स ऑफ द कन्वर्सेशन, जो वो चीज़ यूज़ कर रहे हैं या डिवाइस जो यूज़ कर रहे हैं या जो मीन यूज़ कर रहे हैं, वो अभी तक जो है उनके लिए चैलेंजिंग है, बोथ स्पीकर्स के लिए। ऐसे लग रहा है जैसे कि वो 10,000 किलोमीटर जो है ना वो अपार्ट है, एंड दैट डिस्टेंस स्टिल एन ऑब्स्टेकल। सर क्या ये कहते हैं? डिस्टेंस को तो चैलेंजिंग से कवर नहीं कर रहे, ये भी चैलेंज ही हो सकता है, इतना 10,000 किलोमीटर जो डिस्टेंस है उसे चैलेंजिंग से सिग्नल कर रहा हूँ। जी सर, मुझे भी मतलब समझने में तो इसी तरह लग रहा है कि जिस तरह वो कह रहा है ना कि a device may be able to recognize speech in a laboratory or a meeting room, but would struggle to cope with the kind of background noise I can hear in my office surrounding Professor Weibel as he speaks to me from Kyoto Station in Japan. मतलब वो कहीं से दूर से ही बात कर रहा है। I am struggling to follow him in English on a scratchy line that reminds me we are nearly 10,000 kilometers apart, and that distance is still an obstacle to communication. मुझे ये लग रहा है आई गेस कि इसके बाद लास्ट ऑप्शन ये है कि हमारे कुछ एस्पेक्ट्स में हमें डिफिकल्टी, क्योंकि जो हमारा इशू आ रहा है वो नॉइस की वजह से आ रहा है, बैकग्राउंड नॉइस की। मुझे भी ये लग रहा है कि वो कह रहा है कि जो अगर इफ यू आर स्पीकिंग द सेम लैंग्वेज, मतलब अगर जिस तरह हम उर्दू में बात कर रहे हैं, ठीक है, और उर्दू में बात करते हुए भी अगर हम एक दूसरे की बात को समझ नहीं पा रहे, तो उसका इशू ये हो सकता है कि हमारा नेट का मसला हो, या हमारा जो माइक सही ना हो, या हम दूसरे की जो है ना वो बात को हेडफोन अगर लगाया हुआ है तो हम सही सुन ना सकें। अगर मतलब उस चीज उस इस प्रोस्पेक्ट से हम देखें, तो ये पॉसिबल हो सकता है कि वो ये कह रहे हैं कि मतलब 10,000 किलोमीटर पे तो हम रह रहे हैं, लेकिन हम सेम लैंग्वेज में जो है ना वो बात भी कर रहे हैं, लेकिन तब भी जो है ना वो हमारे पास जो है ना वो कम्युनिकेशन हमारी सही नहीं हो रही, एक किस्म का बैरियर आ रहा है। ठीक है, तो एस्पेक्ट्स ऑफ कन्वर्सेशन और चैलेंजिंग, मतलब वो जिस मीडियम से वो बात कर रहे हैं या जिस थ्रू वो बात कर रहे हैं, वो जो है उनके लिए चैलेंजिंग है। आप लोगों को समझ आ रही है? मुझे तो मतलब ये समझ आई है इससे। Very यस सर, इसका confusing for नहीं me. लग रहा। चलें अब हम नया नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट असिस्ट द इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसलेटर? असिस्ट का मतलब क्या होता है? हेल्प करेगा इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसलेटर ड्यूरिंग लेक्चर्स एट इस यूनिवर्सिटी। The ठीक है, second one. Yes. और अब हमारे पास क्या होगा? द रिपीटेड कंटेंट ऑफ लेक्चर्स। रिपीटेड कंटेंट जो है वो हो सकता है स्टूडेंट्स रीडिंग स्किल्स हो सकती हैं, लैंग्वेज इज यूज्ड, जो लैंग्वेज इस्तेमाल हो रही है, और लेक्चर्स टेक्निकल एबिलिटी, लेक्चरर्स टेक्निकल एबिलिटी। ठीक है, अच्छा, यहाँ पे हमारे पास दो चीज़ है और एक लेक्चरर है, मतलब जो स्टूडेंट्स हैं जो लेक्चरर हैं, स्टूडेंट की रीडिंग स्किल्स जो है या लेक्चरर्स की टेक्निकल एबिलिटी जो है, ये हमें जो है ना मतलब स्टूडेंट और जो टीचर है उसके दरमियान एक जो है ना वो मतलब अ, हम लोग कह सकते हैं कि रब्त है, और उसके डिफरेंस ये है कि रीडिंग स्किल और टेक्निकल एबिलिटी। बट असिस्ट द इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसलेटर, लेकिन जो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसलेटर है उसको क्या चीज़ जो है ना वो असिस्ट कर रही है?
ड्यूरिंग लेक्चर्स। ठीक है, तो इसको हम पढ़ने की कोशिश करते हैं। इसके बाद ही होगा, ये हमारे पास यूनिवर्सिटी का नाम है। ठीक है, अच्छा, वेयर ही इज अ प्रोफेसर ऑफ कंप्यूटर साइंस, वेबल एंड हिज colleagues already give lectures in German that their students can follow in English That या lectures, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसलेटर का भी बात हो गई है। ठीक है जी सर, आप कुछ कह रहे हैं? nothing. ओके, दिस सिस्टम जनरेट्स टेक्स्ट। जो सिस्टम है वो क्या करता है, टेक्स्ट को जनरेट करता है, दैट स्टूडेंट्स कैन रीड ऑन देयर लैपटॉप्स और फोन। मतलब स्टूडेंट्स का उसने जिक्र किया है, लेकिन स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि वो टेक्स्ट को रीड कर सकते हैं ऑन देयर लैपटॉप्स और फोन। सो द प्रोसेस इज समवट सिमिलर टू सबटाइटलिंग। ठीक है, इट हैज दैट लेक्चरर्स स्पीक क्लियरली। अब लेक्चरर्स का भी बात कर रहा है कि वो लेक्चरर्स को हेल्प करता है कि वो बोल सकें क्लियरली, डोंट हैव टू compete with the background chatter and say much the same thing each year and say much the same thing each year। अच्छा, जो स्टूडेंट्स की रीडिंग स्किल्स है उसका कोई जिक्र है या उस वो असिस्ट कर रही है इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसलेटर को? ऐसा तो कुछ नहीं है, ये तो नहीं हो सकता। और द लैंग्वेज इज यूज्ड, लैंग्वेजेस मतलब इंग्लिश है, इससे कोई असिस्ट हो रहा है, ये भी नहीं हो सकता। पीछे हमारे पास रह गया ए और डी। रिपीटेड कंटेंट ऑफ लेक्चर्स, द स्टूडेंट द लेक्चरर टेक्निकल एबिलिटी। एबिलिटी इट का कहीं कहीं लिखा हुआ नहीं है, तो ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा, ऑप्शन ही बचेगा। इट हेल्प्स द लेक्चरर स्पीक क्लियरली। मतलब मैं ये इस वजह से कह रहा था टेक्निकल एबिलिटी और स्पीक क्लियरली। सर उसमें नहीं, ये ये भी ऑप्शन यही होगा ना, जैसे यहाँ पे सेकंड लाइन चेक करें पैराग्राफ 2 की। Weibel and his colleague already given lecture in German. German में दे दिया that their student can follow in English. So it's been repeated content of lecture. Weber and his colleagues already give lectures in German that their students can follow in English। सर जो हमारा लास्ट लाइन है, से मच द सेम थिंग ईच ईयर, ये चीज हमारा जो है वो ए ऑप्शन को हमारा आंसर नहीं बनाती है, क्योंकि उसी में बात हो रही है कि क्या चीज इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसलेटर को हेल्प करती है। हाँ जी, ये बात बिल्कुल सही है। एंड सेम मच द सेम थिंग ईच ईयर, मतलब वो जो डिवाइस है वो एक ही चीज दोबारा बता रही है, तो वो उसको शायद असिस्ट कर रही है। एबिलिटी तो नहीं हो सकता। ठीक है, और ये हमारे पास एक ऑप्शन हो सकता है, सही हो गया। चलिए हम नेक्स्ट करते हैं। व्हेन रेफरिंग टू हिचहाइकर्स गाइड टू द गैलेक्सी द राइटर सजेस्ट दैट। मतलब ये कोई रेफर किस चीज को कर सकते हैं? रेफर चेकर्स गाइड टू गैलेक्सी द राइटर सजेस्ट दैट, मतलब ये कोई बुक हो सकती है या कोई नॉवल हो सकता है, जो कुछ भी होगा। अच्छा, ए चेकर गाइड टू द गैलेक्सी वाज पब्लिश इन 1979, तो ये कोई बुक होगी या बल्कि फिक्शन नॉवल है। ठीक है, इसको जो है वो आप बता। अब ये हम पहले इसको वैसे फाइंड कर लिए, पहले हम ये ऑप्शन तो देखने पड़ेंगे। द बेबल फिश वाज कंसीडर्ड अनडिजायरेबल एट टाइम। अच्छा, जो बेबल फिश है वाज कंसीडर्ड अनडिजायरेबल। ठीक है, ये दो ऑप्शन हो सकते हैं। दिस बुक वाज नॉट सीरियसली इंटेंडिंग टू प्रेडिक्टिव फ्यूचर। ठीक है, और नॉट सीरियसली आर्टिफिशियल स्पीच ट्रांसलेशन वाज नॉट सरप्राइजिंग डेवलपमेंट। मतलब ये कोई नॉट अ सरप्राइजिंग, मतलब ये कोई सरप्राइज नहीं था। सम स्पीच ट्रांसलेशन टेक्निक्स आर बेटर देन अदर्स। कुछ स्पीच ट्रांसलेशन टेक्निक्स जो है वो बेटर हैं दूसरों से। इसको भी नहीं करना चाहिए, हमें बेटर को करना चाहिए। चल, अब हम इसको पढ़ते हैं। ठीक है, फीचर्ड अ लाइफ
form called Babel fish. ठीक है, अच्छा ये थोड़ा सा पीछे से अगर पढ़ें, the idea of artificial speech translation has been around for a long time. Douglas Adams' science fiction novel featured a life form called Babel fish. मतलब बेबल फिश के बारे में जो है ना वो ये कोई नॉवल है, which when placed in the ear, आप देखें ना ये बेबल फिश एक मतलब वो जो है ना उससे आप कोई भी लैंग्वेज जो यूनिवर्स किया वो सुन सकते हैं। मेरी आवाज क्लियर आ रही है? मेरे पास इंटरनेट का Yes, you are audible. Yeah. It came to represent one of those devices that technology enthusiasts dream for of long before they become practically realizable. अच्छा, इसमें से मुझे ये है वो ये लग रहा है, it came to represent one of those devices that technology, मतलब जो एक्सपर्ट थे Realizable, opposite, undesirable, I guess. ऑप्शन ई कैंसिल आउट कर देते हैं। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन ए कैंसिल आउट कर देते हैं, इसमें ये कह रहे हैं द वेबल फिश वाज कंसीडर्ड अनडिजायरेबल एट द टाइम बट इट इज टेलिंग अस इन द पैराग्राफ दैट दे बिकम प्रैक्टिकली रियलाइजेबल, so हाँ it's mean जी, they are in use. सही हो गया। Like TVs flat enough to hang on walls, subjects that we once could only dream of having but that are now commonplace. Now devices that look like prototype Babelfish have started to appear, riding a wave of advances in artificial translation and voice recognition. इसमें क्या समझ आ रही है आपको? This book was not seriously intended to predict the future. सर ऐसा वैसे तो हमें इस पैराग्राफ के अंदर कोई क्लियर ऑप्शन ऐसे नहीं नजर आ रही है, अगर हम पूरे उसको देखें तो। मुझे ऑप्शन खुद सी भी मतलब रिलेट कर रहा है लिटिल बिट। नहीं, लेकिन कैसे वहां कर पर रहा है हमें सर? कोई उसके रिलेटेड कोई सरप्राइज नहीं, वहां पे उन्होंने कुछ किया कि कोई सरप्राइजिंग वो थी डेवलपमेंट, या इस तरह का उन्होंने कुछ भी नहीं, कुछ मेंशन नहीं है ऐसा। Agree कोई ना, with you, totally agree with you, but he's saying that ki in previous year, Babelfish technology they have just introduced. With the help of that, you can like translate universal language. So at that time, people are familiar with this technology. So artificial intelligence is not a new thing for the people of that time. जिनको previous में उनकी ये वाली technology, Babelfish वाली technology का पता होगा. This is what I'm trying to like connect. So I'm just connecting the dots. सर मुझे ये जो फर्स्ट लाइन है इसमें से शायद लग रहा है द आइडिया ऑफ आर्टिफिशियल स्पीच ट्रांसलेशन हैज बीन अराउंड फॉर अ लॉन्ग टाइम। मतलब वो हमारे पास काफी जो है वो अरसे से है। लेकिन उसने हमें कहा है व्हेन रेफरिंग टू द, जब ये रेफर कर रहा है तो तब वो क्या कह रहा है? बेबल फिश का उसने जिक्र किया था लेकिन वो तो अनडिजायरेबल, ये तो नहीं हो सकता। दिस बुक वाज नॉट सीरियसली इंटेंडिंग टू प्रेडिक्ट द फ्यूचर, मतलब ये फ्यूचर के बारे में कुछ जिक्र है, मतलब किस तरह का, ऐसा तो कुछ नहीं है शायद। पता नहीं सारे पार्टिसिपेंट्स छोड़ के क्यों जा रहे हैं, शायद समझ नहीं आ रही है। So, this paragraph is a little bit hard because it's not making sense, or we are unable to connect the exact words or exact, you can say. हाँ, लेकिन पार्ट 3 में ज्यादातर हमें इसी तरह के वो आती हैं ऑप्शंस, और लाइक आपको ऐसे कोई सेंस नहीं बन रही होती है मोस्ट ऑप्शंस की।
पार्ट 3 में ज्यादातर इसी तरह का हमें लाइक आता है जो पार्ट होता है। I agree with you, but it's we are like solving part two questions, I guess. Yeah, 23 to 30, or 27 to 30. So I'm thinking part two भी difficult है. नहीं नहीं, 27 to 30 हमारा पार्ट 3 स्टार्ट हो जाता है 26 के बाद। Okay, okay, okay. Okay, yes, you're right. सर सी लगा के फिर आगे मूव ऑन करते हैं, आई गेस। डी ऑप्शन तो नहीं हो सकता सर इसमें, क्योंकि उसमें उसने किसी भी स्पीड ट्रांसलेशन की टेक्निक्स को उसने आपस में कहीं पे भी नहीं कंपेयर किया। ना ऊपर वाले उसमें वो कंपेयर कर रहा है और ना इस पैराग्राफ में कंपेयर कर रहा है। जी सर। चले हम ये अगला पढ़ते हैं। व्हाट डज द राइटर से अबाउट शेयरिंग ईयर पीसेस? ईयर पीसेस की शेयरिंग के बारे में जो है वो राइटर क्या कहता है? इट इज समथिंग पीपल विल गेट यूज टू डूइंग। मतलब ये कुछ ऐसी चीज है जो इट इज समथिंग पीपल विल गेट यूज टू डूइंग। ठीक है, यूज टू डूइंग। द रिलक्टेंस टू डू दिस अंडरस्टैंडेबल। ठीक है, मतलब उसको जो हिचकिचाहट है ये करने की, शेयर करने का, ये जो है वो अंडरस्टैंडेबल है। मतलब द इक्विपमेंट विल बी अननेसेसरी इन द फ्यूचर। उसकी मतलब कोई ज़रूरी नहीं होगा फ्यूचर में। इट इज़ समथिंग फ्यू पीपल नीड टू वरी अबाउट। ठीक है, वरी अबाउट। चलिए हम इसको देखते हैं। शेयरिंग ईयर पीसेस। आई कैचिंग। ये हमारे पास है ईयर पीसेस। For a conversation, both speakers need to have devices called pilots, translator earpieces in their ears. ठीक है, we find that there's a barrier with sharing one of the earphones with the stranger. अच्छा, we find that there's a barrier with the sharing one of the earphones with a stranger. मतलब ये एक कोई ईयरफोन जो है वो किसी दूसरे के साथ शेयर करना, ये जो है ना एक मतलब रुकावट या काफी मुश्किल जो है ना वो मरला लगता है। That can't have been totally unexpected. The problem would be solved if earpiece translator becomes sufficiently prevalent that strangers will be likely to already have their own in their ears. Whether that happens and how quickly will probably depend not so much on the earpieces themselves, but on the prevalence of voice controlled devices and artificial translation in general. It is something people will get used to doing. ऐसा तो नहीं है। नहीं है। The equipment will be the reluctance to this understandable. इसमें यह हो सकता है that cannot have been totally unexpected. सर इसका यही हो सकता है क्योंकि इसमें वो शेयरिंग के बारे में बात हो रही है ना, नीचे तो वो लाइक इक्विपमेंट के और ट्रांसलेशन से रिलेटेड बात है, लेकिन ये जो हमारी ये जो स्पेसिफिक पार्ट है फर्स्ट 3 लाइंस का, यही सिर्फ बैरियर शेयरिंग इज ईयरपीसेस के बारे में रिलक्टेंस बात कर रहा है। सिनोनिम्स के तौर पे आई फील लाइक दे हैव जस्ट यूज्ड बैरियर और रिलक्टेंस। resist, reluctance, barrier, resist. बैरियर तो वो मतलब हम कह सकते हैं ना कि उसको एक किस्म का जो रुकावट है। या लेकिन रिलक्टेंस हिंड्रेंस है किसी चीज की। जो है ये तो हिचकिचाहट है ना। मतलब जिस तरह अ, हम हमें कोई जो है वो एक अनसीन सी कंडीशन में भेज दे तो हम हिचकिचाते हैं। तो अ, इस तरह का होगा। मुझे लगा दैट कैन नॉट हैव बीन टोटली अनएक्सपेक्टेड। मतलब वो एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होते कि वो इस तरह का शेयर करें।
तो ये हो नहीं, सकता आई है गेस कि सर इसका मतलब ये है कि दैट कार्ड हैव बीन टोटली अनएक्सपेक्टेड, कि वो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि लोगों को इस चीज में इशू होगा, कि ये कोई ऐसी कोई अनएक्सपेक्टेड चीज नहीं होगी। आई गेस इसका ये मतलब है। हाँ जी, ये भी हो सकता है। ऑप्शन बी, I feel like we have to go with option B. ओके, चलिए हम इसको सबमिट करते हैं। It's really an elephant. Wow, that's good. ये मतलब बता रहा है कि मैं पार्ट पार्ट 3 से हूँ। संशय में तुक्के। चलिए, अब हमारे पास टाइम भी काफी हो गया है, वैसे नहीं तो ये जस्ट नॉट नो गिवन भी करना था। ये आप लोग खुद कीजिएगा, तो हम लोग जब वो मंडे को इंशाल्लाह एक कंप्लीट टेस्ट करते हैं, कोशिश करेंगे इसको 1 घंटे के अंदर कवर करें। और जल्दी अगर आप सब आ जाएं ताकि हम उसको जल्दी कवर करने की कोशिश करें। सर इसके अंदर मुझे जो आपने अभी जो हमने लास्ट किया उसके अंदर मुझे की समझ आई है कि जो हमने लाइक जैसे अपने थर्ड क्वेश्चन का हमने किया, तो वो हमने बेस्ड ऑन एलिमिनेशन ही किया, क्योंकि हमें ऐसा कुछ समझ नहीं आ रही थी कि क्या बात हो रही है। ऑलमोस्ट सारा जो हमारा थर्ड क्वेश्चन है खास तौर पे उसमें, तो इस केस में आई गेस हमारे पास जो एलिमिनेशन टेक्निक है वो भी हमारे लिए यूजफुल हो सकती है कुछ केसेस में, अगर हमें बिल्कुल ना ऑप्शंस की समझ आ रही है तो। जी सर, ये एलिमिनेशन टेक्निक जो है, ये मतलब मैं वो लिसनिंग वाले को कवर करने की मतलब यूज कर रहा हूँ। लिसनिंग में जो है ना वो इसी तरह होता है ना कि मतलब आप हाईलाइट करें और ऑडियो को सुनते जाएं और देखें कि कौन कौन सा नहीं हो सकता, और फिर जो है वो आप उस तक पहुंचेंगे कि ये हो सकता है। क्योंकि उसमें वो वर्ड्स को वो यूज कर रहा होता है ना, तो बंदा कहता है अच्छा ये नहीं हो सकता, ये हो सकता है। तो वो मैं इसी वजह से इसको देख रहा था कि अच्छा कौन सा ऑप्शन हो सकता है, कौन सा नहीं हो सकता। क्योंकि सर इसमें हमारी दो ऑप्शन तो बिल्कुल इरेलीवेंट थी, फर्स्ट और लास्ट ऑप्शन तो हमारी इरेलीवेंट थी, और अगर हम देखें तो बी ऑप्शन भी हमारी इरेलीवेंट ही थी, जो हमारी ए बी डी ऑप्शंस थी थर्ड क्वेश्चन के केस में, हाँ जी। वो इरेलीवेंट थी। जबकि हमें ये भी नहीं समझ आ रही थी कि हमारी जो सी है वो कैसे सेंस बना रही है, लेकिन इन दी एंड इट वाज सी। हाँ जी, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। मतलब इसी तरह है कि हम अगर एलिमिनेशन टेक्निक को यूज करें तो इस तरह भी हम कवर कर सकते हैं। जी सर ठीक है ठीक है। पार्टिसिपेंट्स, ठीक थैंक है, यू। थैंक यू सर, मिलते हैं अल्लाह इंशाल्लाह हाफिज। अच्छा मंडे को। सर, आई हैव अ क्वेश्चन कि ये मुझे बस पूछना था कि रीडिंग के जो टेस्ट होता है हमारा, जब हम फिजिकल एग्जाम देने जाते हैं तो उसमें कॉपी पेस्ट का ऑप्शन अलाउड होता है? यानी कि जी, जी सर अलाउ होता है, आप कॉपी कर सकते हैं। रीडिंग के मॉड्यूल में भी? जी आप कॉपी कर सकते हैं, उसमें ये नहीं हो सकता कि वो जिस तरह हम लोग करते हैं ना कि वर्ड को हाईलाइट करके तो कंट्रोल F प्रेस करते हैं कि या ये फाइंड कर लें, जी वो जी जी, अलाउ सर्चिंग। नहीं। सर्चिंग जो है ना वो मतलब उसमें नहीं होता, उसको उन्होंने जो है वो डिसेबल किया हुआ होता है। वैसे आप जो है वो मतलब कॉपी करके तो पेस्ट कर सकते हैं, और रिकमेंड भी यही है कि आप जो है ना वो बजाय खुद टाइप करने के आप कोई वर्ड मिस कर दें, आप कोई जो है वो लेटर मिस कर देंगे तो आपका पूरा जो है ना वो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो बेहतर ये है कि आप कॉपी करें और पेस्ट कर लें। ओके, थैंक यू सर, एक्नॉलेज्ड। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज, फी अमानिल्लाह। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज।